बागान के माली ने नन्हे से मारुति को रस्सियों से बांध लिया और उसे अपनी बैलगाड़ी पर लेकर राजमहल की ओर बढ़ने लगा। परंतु मारुति के मुख पर कोई भी भय का चिन्ह नजर नहीं आ रहा है, जैसे कि वो इस शरारत को बड़ी ही प्रसन्नता से जानबूझकर कर रहे हों। वहीं कुछ समय के उपरांत राजमहल में बागान का माली अपने साथ अपनी बैलगाड़ी में बंधी हुई अवस्था में नन्हे मारुति को लेकर चला आया। वहीं नन्हे से मारुति अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, परंतु उनकी मुस्कुराहट के पीछे का कारण स्वयं वही जानते हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये कोई भी नहीं जानता। वहीं बागान का माली अपनी बैलगाड़ी को रोककर स्वयं ही मारुति को वैसी बंधी हुई अवस्था में छोड़कर राजमहल की ओर बढ़ने लगता है और द्वारपाल से जाकर कहता है, हमें महाराज केसरी से मिलना है। वहीं कुछ क्षण के उपरांत वो बागान का माली भव्य राजमहल के भीतर महाराज केसरी के समक्ष उपस्थित हुआ। वहीं महाराज केसरी के माथे पर मुकुट शोभनीय है और उनके मुख पर एक मृदु मुस्कान झलक रही है, क्योंकि आज उनके पुत्र मारुति का 5वां जन्म दिवस है। वहीं महाराज केसरी को देखकर बागान के माली ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, महाराज प्रणाम, हम आपके समीप एक शिकायत लेकर आए हैं, आपके शिशु मारुति को लेकर। मारुति का नाम सुनते ही महाराज केसरी ध्यान से उस माली को देखने लगे और पूछा, हम आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझ सके, तनिक विस्तार से बतलाइए, क्या बात है? और इतना सुनते ही माली ने अपनी संपूर्ण व्यथा महाराज को कह सुनाई। बाल मारुति ने हमारा संपूर्ण बाग उजाड़ दिया। उन्होंने हमारे बाग के लगभग सारे आम खा लिए अपने मित्रों के साथ मिलकर। पूरा बाग तहस नहस हो चुका है और हम अभी उन्हें आपके पास दंड दिलाने के लिए लेकर आए हैं। माली के मुख से ये पूरा वृतांत सुनकर महाराज केसरी अत्यंत चकित हुए, क्योंकि उनके आश्चर्य का कारण भी काफी वैध था। महाराज केसरी ने माली को डांटते हुए कहा, मिथ्या मत कहिए, क्योंकि मारुति राजमहल से बाहर गए ही नहीं हैं। फिर आप किसे मारुति समझकर अपने साथ यहां लेकर आए हैं? इतना सुनते ही माली ने प्रतिवाद किया, नहीं महाराज, हम मिथ्या नहीं कह रहे हैं, ठहरिए, हम अभी प्रमाण देते हैं आपको। इतना कहकर माली वापस से अपनी बैलगाड़ी के पास गया और वहां उसने देखा कि नन्हे मारुति अब भी बैलगाड़ी में बंधी हुई अवस्था में है और फिर वे अपने साथ नन्हे से मारुति को लेकर बढ़ने लगे। वहीं राजमहल में वापस पहुंचकर माली ने महाराज के निकट जाकर कहा, ये रहा प्रमाण महाराज। अभी माली ने इतना कहा कि उतनी ही देर में राजमहल से हंसते खिलखिलाते हुए नन्हे से मारुति अपनी माता के संग उस माली को नजर आए। ये दृश्य देखकर माली के आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा, क्योंकि उस समय उसने स्वयं भी एक मारुति को रस्सियों से बंधी हुई अवस्था में पकड़ा हुआ है। तभी महाराज ने चौंक कर कहा, जी कहिए, यही शिशु है आपका प्रमाण? इतना कहकर महाराज केसरी ने उस बालक की ओर इशारा किया। तभी माली और अधिक आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसने किसी और ही शिशु को पकड़ रखा है और वो उस शिशु के चेहरे को देखकर जैसे बौरा सा गया। तभी उस माली ने स्वयं से बड़बड़ाते हुए कहा, ये कैसे संभव है? क्या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो स्वयं शिशु मारुति को अपने साथ लेकर आया था। तभी महाराज केसरी ने क्रोध में आकर कहा, आप केवल हमारा समय नष्ट करने आए हैं और तो और आपने हमारे नन्हे मारुति पर झूठा लांछन भी लगाया। इसके लिए आपको दंड दिया जाएगा। सैनिकों, इस दुष्ट को मिथ्या बोलने के लिए 50 कोड़े बरसाए जाएं। 50 कोड़े। 50 कोड़े का नाम सुनते ही माली थर थर कांपने लगा।
वहीं उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए, हमसे भारी भूल हो गई। परंतु तब तक दो सैनिक आगे बढ़ चुके होते हैं और कोड़े मारने के लिए कोड़ा उठा चुके होते हैं। अभी माली पर दंड स्वरूप कोड़े पड़ने ही वाले होते हैं कि तभी उनका रास्ता रोकते हुए नन्हे से मारुति ने कहा, ठहरिए, ये सत्य बोल रहे हैं। हम स्वयं उपस्थित थे महाबाग में और हमने ही सारे आम खाए हैं। नन्हे मारुति की यह बात सुनकर महाराज केसरी और माता अंजनी समेत बागान का माली भी स्वयं आश्चर्यचकित रह गया। वहीं नन्हे से मारुति मंद मंद मुस्कुराते जा रहे हैं। तो क्या होगा आगे इस कथा में? आखिर क्या मंशा है नन्हे मारुति की इस लीला के पीछे, और किस दिव्य शक्ति के बल पर मारुति दोनों जगह पर एक ही समय में उपस्थित थे? जानने के लिए आपको